हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चांदनी और रागिनी दोनों ही बाजार में सब्जियां खरीद रही होती हैं। तभी कुछ लोग दोनों बहनों को देखकर बोलते हैं, हाय हाय, देखो देखो कैसे हंस के साथ काला कौवा चला रहा है। अरे हाँ, कहने को तो दोनों जुड़वा बहनें हैं, पर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक चांद तो दूसरी अमावस की काली रात। भगवान ने एक बहन को दूसरी बहन का काला टीका बनाकर भेजा है। लोगों की ऐसी बातें सुनकर रागिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोती हुई वहाँ से चली जाती है। चांदनी भी उसके पीछे पीछे जाती है और उसे रोकते हुए बोलती है, अरे रागिनी रुक जा, कहाँ जा रही है? अरे सुन तो मेरी बात। यार कितना भगाएगी? तू क्यों आ रही है मेरे पीछे? मैंने कहा है तुझे मेरे पीछे अकेला छोड़ दे मुझे। ऐसे कैसे छोड़ दूं? तू मेरी बहन है, तुझे समझ नहीं आता? मेरी वजह से तुझे हमेशा सुनना पड़ता है। मैं तेरी बहन कहलाने लायक नहीं हूँ। अफीम खा ली है क्या? क्या बकवास छाप रही है? अरे लोगों का तो काम है बकलोलबाजी करना और तू उनकी बातों को सीरियस ले रही है। यार तुझे कितनी बार कहा है लोगों की बातों पर गौर मत किया कर, खुल के अपनी जिंदगी जिया कर। पर लोग जीने भी तो नहीं देते ना, हमेशा मुझे एहसास करवाते हैं कि मैं काली हूँ। चांदनी अपनी बहन को समझाती है और उसे घर ले आती है, जहाँ उसकी माँ केतकी गुस्से से रागिनी को बोलती है, बाजार में सब्जियां लेने गई थी या खेत बीजने गई थी जो इतना टाइम लगा दिया तूने? वो माँ, मैं वो। अब तो मुंह में दही जम गया होगा महारानी के। एक तो रंग काला है, ऊपर से एक काम अच्छे से नहीं करती। चल अब जा यहाँ से, जाके खाना बना। रागिनी अपनी माँ की बातें सुनकर वहाँ से चली जाती है। तभी चांदनी बोलती है, माँ ये क्या है? आप हमेशा उसे सुनाती क्यों रहती है? मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे मेरी लाडो रानी, तू गुस्सा क्यों करती है? तुझे पता है ना कि गुस्सा करने से चेहरे पे रिंकल्स आ जाते हैं, और वो तो है ही कोयला। अरे मेरी रानी बिटिया, मैं तेरे लिए जूस लेकर आऊं? तू थक गई होगी ना। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर चांदनी मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और रसोई में काम कर रही रागिनी ये सब सुन रही होती है और मन में खुद से बोलती है, क्या रंग रूप ही सब कुछ होता है? मेरी अपनी माँ ही मुझे पसंद नहीं करती। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने मुझे किसी बेकार चीज से ज्यादा कुछ समझा ही नहीं। हे भगवान, इससे अच्छा तो तू मुझे पैदा करते ही मार देता। कम से कम लोगों की ऐसी बातें तो ना सुननी पड़ती। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और रागिनी को हर तरफ बस ताने ही ताने मिलते थे, जिसके चलते वो अंदर ही अंदर से घुटती रहती थी। ऐसे ही एक सुबह वो मंदिर से पूजा करके घर आ रही होती है। तभी सामने से तेज रफ्तार से आती हुई एक बाइक अचानक से उसके आगे रुक जाती है और वो बुरी तरह डर जाती है। तभी वो लड़का बाइक से उतर के उसके पास आता है और हेलमेट उतार कर रागिनी से बोलता है, रागिनी तुम, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे तो लगा था कि मैं तुम्हें कभी दोबारा देख ही नहीं पाऊंगा। नीव, तुम यहाँ? ओह माय गॉड, कम से कम मैं तुम्हें याद तो हूँ। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ तुम्हें देखकर। कैसे हो और इतने दिनों बाद यहाँ कैसे? बस तुम्हारी यादों में से कभी बाहर ही नहीं निकल पाया मैं। आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। नीव, तुम खुद को देखो और मुझे देखो। तुम्हारा मेरा कोई मेल नहीं है। तुम्हें तो मुझसे भी अच्छी लड़कियाँ मिल जाएंगी और मैं तो शायद अच्छे की लिस्ट में ही नहीं आती। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मेरे लिए तुम क्या हो। कॉलेज टाइम से लेकर आज तक अगर किसी को दिल से चाहा है तो वो बस तुम हो। खैर जाने दो, हम दोस्त तो बन सकते हैं ना? बिल्कुल, मैं अभी चलती हूँ। माँ घर पर इंतजार कर रही होगी। ठीक है, मैं कल इसी जगह इसी टाइम तुम्हारा वेट करूँगा। रागिनी अपने घर जाती है और नीव को याद करके मन ही मन मुस्कुराने लगती है। तभी उसकी माँ केतकी बोलती है, क्या बात है, कोई काला कौवा तुझे देखकर सीटी बजा गया क्या, जो इतनी खुश नजर आ रही है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मेरी बात ध्यान से सुन, अगर कुछ ऐसा वैसा किया ना तो मैं तेरी ऐसी हालत करूंगी कि अपने जिंदगी में भी नहीं सोचेगी तू। एक तो तेरा काला रंग जो कि हमारी जिंदगी में काले जहर की तरह घुला हुआ है, अब अगर कोई और गुल खिलाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी वहाँ चांदनी आती है और बोलती है, माँ बस करो, और कितना कहोगी आप रागिनी को? अरे वो कुछ कहती नहीं है, इसका मतलब आपके दिल में जो भी आता है वही उसको बोलती रहती हो। अरे वो भी आपके पेट से जनी हुई बेटी है। अपनी बकवास अपने पास रख। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि किसके साथ कैसे रहना है और कैसे नहीं, समझ गई तू?
और मैं तुझे कुछ कहती नहीं हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरे सिर पे चढ़ेगी। बोलूंगी, 1000 बार बोलूंगी। रागिनी मेरी जुड़वा बहन है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और आपको कोई हक नहीं है उसे जलील करने का। चांदनी की बात सुनकर रागिनी उसे एक जोरदार चाटा मारती है और बोलती है, चांदनी, माफी मांगो माँ से अभी के अभी। आज के बाद तूने कभी उनसे ऐसे बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ, चांदनी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। केतकी बुरा सा मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही अगले दिन रागिनी की मुलाकात मंदिर से आते हुए फिर से नीव से होती है और दोनों खूब सारी बातें करते हैं और ना चाहते हुए भी गुजरते वक्त के साथ साथ रागिनी भी नीव से प्यार करने लगती है, जिसके बाद रागिनी की जिंदगी में खुशियां आने लगती है और साथ ही वो नीव को अपने घर के हालातों के बारे में सब बताती है। ऐसे ही एक दिन नीव और रागिनी पार्क में बैठे होते हैं कि तभी केतकी उन दोनों को देख लेती है, जिसके बाद वो नीव की सारी जानकारी निकलवाती है और उन दोनों को अलग करने के लिए चांदनी के रिश्ते की बात नीव से चलवाती है। तो वहीं नीव ने भी अभी अपने घर पर किसी को रागिनी के बारे में नहीं बताया था, जिसके चलते नीव की माँ रमा बिना उसकी मर्जी के ही उसका रिश्ता चांदनी से तय कर देती है। ऐसे ही एक शाम जब नीव अपने घर आता है तो उसकी माँ रमा उससे बोलती है, अरे आ गया, सुन, कल हमें लड़की वालों के घर जाना है। मैंने तेरे लिए एक लड़की पसंद करी है। पर माँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। मैं उसके अलावा किसी से शादी नहीं करूँगा। तेरी पसंद गई घुइयां के खेत में। सुन ले, इस घर में बहू मेरी मर्जी से आएगी और अगर तू कल मेरे साथ नहीं गया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। अपनी माँ की जिद के कारण नीव को अगले दिन चांदनी के घर जाना पड़ता है। केतकी उनका स्वागत करती है और रागिनी को आवाज लगाकर बोलती है, अरे रागिनी, मेहमानों के लिए शरबत लेकर आओ। रागिनी हाथों में शरबत लिए सबके सामने आती है। नीव को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और उसे समझते देर नहीं लगती कि चांदनी के लिए नीव का रिश्ता आया है। अपनी आंखों के आंसू को संभालते हुए बेचारी जैसे तैसे वहीं बैठ जाती है। तभी केतकी धीरे से उसके कानों में बोलती है, क्यों री काली बिल्ली, तुझे क्या लगा था कि मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा? इतना अच्छा लड़का मेरी चांदनी के साथ ही जचेगा। अब अगर चूचा की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रागिनी कुछ नहीं बोलती, पर नीव उसके होठों की चुप्पी को देखकर अच्छे से सब समझ जाता है। तभी हाथों में चाय नाश्ता लिए चांदनी आती है, जिसे देखकर रमा बोलती है, अरे आपकी दोनों बेटी तो जुड़वा है। रंग को छोड़कर बाकी सब कुछ हूबहू मिलता है। जी हाँ, सही कह रही हो। खैर, हमें तो चांदनी पसंद है। क्यों नीव, पसंद है ना? जी नहीं, मुझे चांदनी नहीं बल्कि रागिनी पसंद है। सच में? हाँ, क्योंकि मैं और रागिनी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पर मुझे पता है आज भी बस अपनी माँ की इज्जत और अपनी बहन की खुशी के लिए वो चुप खड़ी है। क्या तू इस काली से प्यार करता है? माँ, रंग में कुछ नहीं रखा। अगर मैं काला होता तो क्या आप मुझे अपना बेटा नहीं कहती? मैं यहाँ खड़े सभी लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, अगर इंसान का मन साफ है पर रंग काला है तो क्या वो गलत है? और अगर किसी का रंग गोरा है पर मन में मैल भरा है तो वो सही है। अरे हम सब हमेशा रंग को ही क्यों देखते हैं, जबकि सुंदरता तो इंसान के गुण होते हैं, जो मेरी रागिनी में बहुत सारे हैं। क्या बात है रागिनी, क्या परफेक्ट लड़का चुना है तूने अपने लिए। नीव की बात सुनकर सभी लोगों का मुंह शर्म से झुक जाता है, जिसके बाद केतकी और रमा को भी अपनी गलती का एहसास होता है और सब लोग मिलकर रागिनी और नीव की शादी करवा देते हैं। अनन्या एक बेहद ही स्टाइलिश और मॉडर्न लड़की थी। उसको बड़े बड़े झुमके पहनने का बहुत शौक था। उसने लगभग हर राज्य के खास झुमकों का कलेक्शन बनाया हुआ था। एक शाम को वो अपनी दोस्त की शादी में जाने के लिए अपने सबसे प्यारे और भारी बरेली के झुमके पहनकर तैयार थी। उसको ऐसे भारी झुमके पहना देखकर उसकी माँ डिम्पल बोलती है, अनन्या बेटा, तेरे ये कान ना झुमके पहनने लायक नहीं बचेंगे। इतना भार देती है इन पर, किसी दिन कट के गिर जाएंगे। अरे माँ, आप चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, मैं इनको आराम से संभाल लूंगी। अच्छा, जो करना है कर, और सुन जल्दी आ जाइयो वापस। ठीक है माँ, पहले जाने तो दो। अनन्या तैयार होकर अपनी दोस्त बरखा की शादी में जाती है।
जहाँ उसके बड़े बड़े झुमके देखकर एक रमन नाम का लड़का बोलता है। अरे अरे मैडम, खुद से बड़े झुमके पहने बैठी हो, गिर गई तो संभाल नहीं पाएगा कोई। ओ जस्ट शट अप, मुझे खुद को संभालना आता है, ज्यादा बकवास मत करो, आवारा कहीं के। अरे मैं तो बस बता रहा था, बाकी इससे अच्छे अच्छे झुमके तो मेरी शॉप पर हैं। क्या तुम्हारी झुमके की शॉप है? कहाँ पर है और वहाँ लेटेस्ट कलेक्शन है क्या? जी हाँ, पूरे शहर की सबसे मशहूर झुमके वाली दुकान है। ये लो मेरा कार्ड, इस पर मेरा नंबर भी है। अगर आपको झुमके लेने हो तो जरूर आना, डिस्काउंट कर दूंगा। ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। और आपसे ऐसा बर्ताव करने के लिए सॉरी। वो मेरे झुमकों पर कोई कमेंट करता है ना तो मुझे गुस्सा आ जाता है। कोई नहीं जी, चलिए मेरी शॉप पर दोबारा मिलेंगे। अनन्या रमन से बात करने के बाद अपनी दोस्त को शादी का तोहफा देकर कुछ देर बाद में घर वापस आ जाती है और अगले दिन वो रमन के दिए हुए कार्ड को देखकर बोलती है, आज इसकी दुकान पर जाकर बड़े बड़े झुमके लूंगी जो पूरे शहर में किसी के पास नहीं होंगे। अनन्या तैयार होकर अपनी ड्रेस से मैचिंग के झुमके पहनती है और रमन की शॉप पर जाती है, जहां उसको देखकर रमन बोलता है, अरे मैडम आप आइए आइए, मेरी शॉप में आपका स्वागत है। अरे मैडम नहीं, अनन्या बोलो। और शॉप तो बहुत अच्छी है आपकी, अब जरा झुमके भी दिखा दीजिए। जरूर, पहले आप ये बताइए ना कि आप क्या लेंगी, चाय, कॉफी या ठंडा? जी झुमके, मेरे लिए झुमकों से प्यारा कुछ भी नहीं है, तो वही दिखा दीजिए। जी ठीक है, आपको इस शहर के सबसे अच्छे और मशहूर झुमके दिखाता हूँ। रमन अपनी दुकान के सबसे बेहतरीन झुमके अनन्या को दिखाता है और उसको सारे झुमके बहुत पसंद आते हैं, लेकिन पैसों की कमी के कारण वो बोलती है, अरे आप ऐसा कीजिए कि बस 2 पेयर झुमके दे दीजिए, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि ये सब ले पाऊँ। अरे आप पैसे की चिंता मत करिए, जो भी पसंद है बस ले लीजिए, पैसे बाद में दे देना। सच में? फिर तो आप ये सारे पैक कर दो। अनन्या सारे झुमके पैक करवा लेती है और बदले में अपना नंबर रमन को दे जाती है। कुछ समय बाद में दोनों का मिलना जुलना कुछ बढ़ जाता है और रमन अब अनन्या से प्यार करने लगता है। वो उसको हर मीटिंग पर एक नया झुमका दिया करता। ऐसे ही एक दिन वो अपने प्यार का इजहार करने के लिए अनन्या से मिलकर बोलता है, अनन्या मुझे तुमसे कुछ कहना है, बोलूं क्या? पहले ये बताओ आज कौन से झुमके लाए हो? झुमकों का तो पूरा सेट लाया हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी एक बात सुनो। तेरे दिल को मेरे दिल से जोड़ लेना चाहता हूँ। जैसे तेरा झुमका है तेरे कानों के सहारे, वैसे मैं अपना दिल तेरे सहारे छोड़ देना चाहता हूँ। क्या मतलब? मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? अरे यार, इसने तो मुझे प्रपोज ही कर दिया। अब अगर मना किया तो कहीं झुमके दिए बिना ही ना चला जाए और इंतकाम में आकर पहले दिए सारे झुमके वापस ना मांग ले। ऐसा करती हूँ, हाँ ही कर देती हूँ। क्या हुआ, जवाब दो ना। हाँ हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, अब झुमके दो। अनन्या झुमकों के लालच में रमन को हाँ कर देती है, जिसके बाद रमन उसके साथ शादी के ख्वाब देखने लगता है। लेकिन अनन्या को सिर्फ झुमकों से प्यार था। एक शाम जब वो रमन से मिलकर घर वापस आती है तो उसकी माँ डिम्पल बोलती है, अनन्या बेटा, तेरे लिए एक बहुत बड़े घर का रिश्ता आया है। क्या? पर माँ, मुझे नहीं करनी शादी वादी। पर क्यों? अगर तुझे कोई और पसंद है तो बता दे, वरना बेटा ये रिश्ता बहुत अच्छा है। लड़का ज्वेलरी शॉप का मालिक है और उनकी इस शहर में नहीं बल्कि कई शहरों में दुकानें हैं। क्या? अच्छा, तो मतलब मुझे अलग अलग शहर के मशहूर झुमके पहनने को मिलेंगे। अनन्या, तुझको झुमकों का शौक है ठीक है, लेकिन शादी कोई खेल नहीं है कि तुझे झुमके मिलेंगे तो इसीलिए करेगी। प्यार भी जरूरी होता है बेटा, इसलिए सोच समझ के फैसला ले। अगर तुझे कोई और पसंद है या किसी और से प्यार है तो बता दे, मैं तेरी उससे शादी करवा दूंगी। यार, अगर रमन से शादी हुई तो इसी शहर में बनकर रह जाऊंगी और तो और पूरी जिंदगी आर्टिफिशियल झुमके पहनने पड़ेंगे। बता जल्दी, क्या है तेरा फैसला? माँ, आप हाँ बोल दीजिए, मैं यही शादी करूंगी। ठीक है, मैं कल लड़के वालों को बुला लेती हूँ, तो तैयार रहियो। अपनी माँ की बात सुनने के बाद में अनन्या कमरे में आती है और बोलती है, अब इस रमन का क्या करूँ? ऐसा करती हूँ, उसको बोल देती हूँ कि मेरी माँ हमारे रिश्ते के लिए मान नहीं रही, इसलिए तुम मुझे भूल जाओ। हाँ, यही सही होगा। वैसे भी अब वो मेरे किसी काम का नहीं है, सारे लेटेस्ट झुमके तो मैंने उससे ले ही लिए हैं। अब कल कौन सा पहनूं ये डिसाइड कर लेती हूँ। अगले दिन अजय नाम का लड़का अपनी माँ अनुराधा के साथ में अनन्या के घर आता है। कुछ देर बाद में अनन्या एक बेहद सुंदर ड्रेस
और बड़े बड़े झुमके पहनकर सबके सामने आती है। अजय उसको देखकर बोलता है, हेलो अनन्या जी, मैं आपके लिए एक तोहफा लाया हूँ, ये लीजिए। अरे वाह, पहली मुलाकात में तोहफा। अरे बेटी, वो क्या है ना, मेरे बेटे ने जब पहली बार तुम्हारी फोटो देखी थी तभी पसंद कर लिया था, इसलिए हमारी तरफ से तो हाँ ही हाँ है। वो तो बस फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ आ गए हम बात पक्की करने। अरे मेरा तोहफा तो खोल के देखो। अनन्या अजय का दिया हुआ तोहफा खोलती है तो उसमें डायमंड के इयररिंग मिलते हैं। उसे देखकर अनन्या खुश होकर बोलती है, वाह, बहुत अच्छे हैं। आपको किसने बताया कि मुझे इयररिंग्स पसंद है? मैंने। रमन की आवाज सुनकर अनन्या हैरान हो जाती है और उसको सबके सामने देखकर उसके पसीने छूट जाते हैं। तभी उसका डरा हुआ चेहरा देखकर डिम्पल बोलती है, क्या हुआ अनन्या? और बेटा तुम कौन हो? क्या तुम जानते हो मेरी बेटी को? जी आंटी, मैं आपकी बेटी को अच्छे से जानता हूँ और वो भी मुझे अच्छे से जानती है। वो माँ, ये मेरा दोस्त है। झूठ, ये तुम्हारा दोस्त नहीं बॉयफ्रेंड है जिससे तुम बहुत प्यार करती हो। अरे नहीं, ये झूठ है, मैं इससे प्यार नहीं करती। बस करो अनन्या, और कितना झूठ बोलोगी। अरे यार, तुमको मेरे प्यार की कदर नहीं थी। झुमकों का क्रेज इतना बढ़ गया कि तुमने एक पल नहीं लगाया मुझे ठुकराते हुए। वो तो अजय मेरा दोस्त है, इसलिए इसने मुझे तुम्हारी फोटो दिखाई और बताया कि इसकी तुमसे शादी होने वाली है, वरना मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि तुम इजहार मुझसे और शादी किसी और से करने जा रही हो। ऐसा नहीं है रमन, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। अरे ये कैसी लड़की है, अभी बोल रही थी प्यार नहीं करती, अब बोल रही है कि बहुत प्यार करती हूँ। बड़ी अजीब है ये तो। अजय बेटा चल, रमन आगे खुद संभाल लेगा। हाँ भाई, शुक्रिया। अरे भाई, शुक्रिया तेरा कि तूने मुझे ऐसी लालची लड़की के साथ फंसने से बचा लिया। अजय अपनी माँ के साथ वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अनन्या की माँ रमन से बोलती है, बेटा मुझे ये तो बताओ, बात क्या हुई? ये लोग चले क्यों गए? रमन डिम्पल को सारी बात बताता है कि कैसे वो और अनन्या एक दूसरे से प्यार करते थे और साथ ही उसके हर मीटिंग पर वो उसे झुमके दिया करता और उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन अनन्या ने उसके प्यार को ठुकराकर बिना बताए अजय से शादी के लिए हाँ कर दिया। ये बात सुनकर डिम्पल अपनी बेटी अनन्या को एक थप्पड़ मारकर बोलती है, तुझे मैंने कहा था ना कि अगर किसी और से प्यार करती है तो बता दे, और ये शादी झुमकों के लालच में मत कर। आज तूने मेरी नाक कटा दी। एक अच्छे लड़के को बस इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुझे उससे बेहतर झुमके दिलवाने वाला मिल गया। शर्म आती है मुझे तुझे अपनी बेटी कहते हुए। अब चाट पूरी जिंदगी इन झुमकों को, क्योंकि रमन को तो तूने खो दिया और अजय तो तेरा कभी हुआ ही नहीं। अनन्या के झुमकों के लालच ने उससे इतना प्यार करने वाला इंसान तो छीन ही लिया, साथ ही साथ उसने अपनी माँ का भरोसा भी खो दिया। जयंती अपने बेटे अक्षय की शादी कियारा नाम की लड़की से करवा देती है। कियारा बहुत ही तेज तरार और आड़े मिजाज की लड़की थी, जिसे ना ही फालतू काम करना पसंद था और ना ही लोगों की फालतू सुनना। ससुराल में आने के बाद वो अपनी सारी जिम्मेदारियां तो संभाल लेती है, लेकिन उसे अपनी ननद माही, जो कि किसी कारण मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थी, की जिम्मेदारियां लेने में बहुत कठिनाई होती थी। ऐसे ही एक दिन वो किचन में बर्तन साफ कर रही होती है, तभी वहाँ माही आकर बोलती है, भाभी भाभी मुझे भूख लगी है, आलू के पराठे बना दो ना फटाफट। अच्छा, पराठे बना दो, वो भी फटाफट। गाल पे दो चाटे ना लगा दो चटाचट। जब देखो ये खाना है वो खाना है बोलकर सारा दिन मुझसे कुछ ना कुछ बनवाती ही रहती है। भाभी ने मुझे डांटा। माँ देखो, भाभी बहुत बुरी है, उन्होंने मुझे डांटा। लो, जरा सा कुछ कहा नहीं कि इस पगली का भोपू शुरू हो गया। अब इसकी माँ आके अपने ताने शुरू कर देगी। मिहिका की आवाज सुनकर जयंती किचन में जाती है और बोलती है, अरे बहू, तुझे कितनी बार कहा है, अगर तुझे इसकी नहीं सुननी तो कम से कम चुप रह लिया कर। तुझे पता है ना, अगर थोड़ा भी तेज बात करो तो ये डर जाती है। हाँ, मैं तो कोई डायन हूँ ना जो मेरी आवाज से ये डर जाती है। एक काम करती हूँ ना, मैं अपने मुंह पर टेप ही लगा लेती हूँ, तभी आपकी इस पागल बेटी को सुकून मिलेगा। माँ, भाभी के मुंह पर टेप लगेगी तो वो कितनी फनी लगेगी ना। देखा आपने कैसे मुझ पर खिलखिलाकर हंस रही है। माँ जी, मैं बता रही हूँ, ये कोई बीमार नहीं है, बस नाटक करती रहती है ताकि इसे कोई कुछ कह ही ना सके। इतना कहकर वो गुस्से में वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है।
और एक दिन जयंती हॉल में बैठकर मिहिका के बालों में तेल लगा रही होती है और मिहिका तेल की बोतल से खेलते खेलते सारा तेल फर्श पर गिरा देती है। तभी अक्षय भी ऑफिस से घर आकर सोफे पर बैठ जाता है और जयंती कियारा को आवाज लगाते हुए बोलती है, बहू ओ बहू, जरा ठंडा पानी लेकर आना अक्षय के लिए। जयंती की आवाज सुनकर कियारा पानी लेकर आती है और फर्श पर गिरे तेल के कारण वो जोर से फिसल जाती है। उसे गिरता देखकर मिहिका उसकी मदद के लिए आगे बढ़ती है और वो भी तेल पर फिसलकर गिर जाती है और जोर से रोने लगती है। ये देखकर अक्षय और जयंती मिहिका को उठाते हुए बोलते हैं, हाय मेरी बच्ची, तुझे कहीं लगी तो नहीं? तू ठीक है ना? कितनी जोर से फिसल गई। अरे मिहिका, ऐसे रोते थोड़ी हैं। मिही तो अपने भैया की स्ट्रॉन्ग गर्ल है ना। चलो अब रोना बंद करो। अच्छा हुआ माँ सर पर कोई चोट नहीं लगी इसे। ये सब देखकर जमीन पर पड़ी कियारा गुस्से में बोलती है, ओ पति देव, अगर बहन से फुर्सत मिल गई हो तो अपनी अर्धांगिनी पर भी नजर डाल लो। हाय मेरी कमर। जिसके बाद अक्षय उसे अपनी गोद में उठाकर सोफे पर बैठा देता है और बोलता है, माँ मिहिका का क्या कसूर? उसे तो खुद नहीं पता कि वो क्या कर रही होती है, पर ये तो समझदार है ना, इसे तो ध्यान रखना चाहिए था। इसमें बहू की कोई गलती नहीं है, वो मिही से ही तेल गिर गया होगा। हाँ माँ, वैसे भी तुम अब कब तक उसकी देखभाल में लगी रहोगी? अब ये जिम्मेदारी आप कियारा पर ही छोड़ दो। एक तो मैं इस पगली की वजह से इतनी जोर से गिर गई, ऊपर से ये भी मुझे ही सुना रहे हैं। कियारा, तुझे तो इस पगली नंद से छुटकारा लेने के लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा, वरना ये तो तुझे गिरा गिरा कर और इसके भैया तुझे सुना सुना कर ही खा जाएंगे। और अगले दिन अक्षय के ऑफिस जाने के बाद कियारा खाना लेकर मिहिका के कमरे में जाती है, जहां जयंती भी मौजूद होती है और कियारा खाने की प्लेट मिहिका के सामने रखकर बोलती है, देखो मिही, मैं तुम्हारे लिए क्या बना कर लाई हूँ। आलू का पराठा तुम्हें बहुत पसंद है ना? मुझे आपके हाथ का बना कुछ नहीं खाना। आप बहुत गंदी हो। आप हमेशा मुझे डांटती हो, माँ की तरह प्यार भी नहीं करती हो। अरे तो मैं कौन सा तुझे खिलाने के लिए मरी जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, भाभी दोनों कान पकड़कर तुमसे सॉरी कहती है, अब तो खा लो। मैं आपको तभी माफ करूंगी जब आप अपने हाथों से मुझे यमी यमी पराठा खिलाओगी। मिहिका के कहने पर कियारा उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है और साथ ही दवा भी देती है। कियारा को ये सब करता देखकर जयंती को लगता है कि उसे भी अब मिहिका की चिंता होने लगी है, जिसके बाद से कियारा मिहिका की देखभाल का नाटक करने लगती है। और ऐसे ही एक दिन जब मिहिका बाथरूम में जाती है तो पीछे से कियारा उसके कमरे को तहस नहस कर देती है और खुद से बोलती है, इस पगली की देखभाल करते करते कहीं मैं इसकी आया ही ना बन जाऊं, इसलिए इसे पागल खाने भेजना ही होगा। जिसके बाद कियारा वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद जब जयंती उसके कमरे में जाती है तो सब कुछ इधर उधर बिखरा देखकर वो बोलती है, हे भगवान, पूरे कमरे का सत्यानाश कर रखा है इस लड़की ने। अब इस बुढ़ापे में मैं ही इसका कमरा संवारती रहूं क्या? इतने में मिहिका बाथरूम से बाहर आती है और अपने कमरे को देखकर बोलती है, मेरे कमरे को आपने गंदा किया ना माँ, मेरे सारे टॉयज जमीन पर फेंक दिए। आप बहुत बुरी हो। इतना कहकर मिहिका तकिया लेकर जयंती के ऊपर फेंकने लगती है। तभी अचानक से कियारा वहाँ आ जाती है और तकिया उसके मुंह पर लगता है, जिसके बाद जयंती बोलती है, बहू तुझे लगी तो नहीं? मिही, ये कैसी बदतमीजी कर रही है बेटा? कोई बात नहीं माँ जी, मैं अभी इसका कमरा ठीक कर देती हूँ, आप बाहर जाइए, नहीं तो ये फिर से चिल्लाने लगेगी। कियारा के कहने पर जयंती वहाँ से चली जाती है और कियारा मिहिका को गले से लगाते हुए बोलती है, कोई बात नहीं मिही, भाभी तुम्हारा सारा कमरा साफ कर देगी। भाभी आप बहुत प्यारी हो, माँ बहुत बेकार है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और एक दिन जयंती और अक्षय हॉल में बैठे होते हैं। तभी जयंती कियारा को बुलाते हुए कहती है, बहू जरा इधर तो आना। जी कहिए माँ जी। बहू, वो 5 नंबर वाली सुजाता है ना, उसने अपनी 50वीं सालगिरह पे एक जश्न रखा है, तो सबको वहाँ जाना था, लेकिन मैं मिही को छोड़कर तो जा नहीं सकती, इसीलिए तुम दोनों चले जाओ। माँ जी आप भी ना, सुजाता आंटी आपकी इतनी अच्छी दोस्त हैं, अगर आप नहीं जाएंगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा, इसलिए आपको जरूर जाना चाहिए। और रही बात मिहिका की, तो मैं हूँ ना उसके लिए।
इस मौके का फायदा तो मैं उठा कर ही रहूंगी। अब इस पागल को मेंटल हॉस्पिटल जाने से कोई नहीं रोक सकता। और अगले दिन दोनों माँ बेटे अच्छे से तैयार होकर पार्टी के लिए निकल जाते हैं और मिहिका अपने कमरे में सो रही होती है। तभी कियारा सारे हॉल की चीजों को तोड़ना शुरू कर देती है, जिसकी आवाज सुनकर मिहिका हॉल में आती है और अपनी भाभी को ये सब करता देखकर बोलती है, भाभी भाभी आप ये सब क्यों तोड़ रहे हो? माँ बहुत गुस्सा होगी। भाभी ऐसा मत करो। इतना कहकर वो अपने हाथ में चाकू लेकर खुद को चोट पहुंचाती है। ये देखकर मिहिका उसके पास जाकर चाकू ले लेती है। तभी अक्षय और जयंती घर आते हैं और मिहिका के हाथ में चाकू और कियारा के हाथ पर खून बहता देखकर हैरान हो जाते हैं और कियारा बोलती है, मिहिका ये चाकू मुझे दे दो, वरना तुम्हें नुकसान हो सकता है। ये सब देखकर जयंती और अक्षय को लगता है कि कियारा को मिहिका ने ही चोट लगाई है, जिसे देखकर जयंती मिहिका के पास जाकर उससे चाकू छीनकर उसे एक जोरदार तमाचा मारकर बोलती है, इस लड़की के पागलपन ने तो हद ही कर दी है। उस दिन मुझे और आज अपनी भाभी को चोट पहुंचा दी तूने। मैंने सोचा था कि घर के माहौल में रहेगी तो जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन अब नहीं, तुझे पागल खाने भेजना ही पड़ेगा। मुझे कहीं नहीं जाना। भैया माँ को बोलो ना मुझे कहीं नहीं भेजे। जिसके बाद वो मिहिका को लेकर कमरे में चली जाती है और अक्षय भी कियारा के हाथ पर पट्टी कर देता है। अक्षय को यूं उदास देखकर कियारा बोलती है, माना माँ जी के फैसले से आप खुश नहीं हैं, पर मिहिका के लिए यही सही रहेगा। मेरी वजह से ही मिहिका की ये हालत है। मतलब? जिसके बाद अक्षय उसे बताता है कि एक दिन अक्षय के रैश ड्राइविंग करने के कारण उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें मिहिका के सर पर गहरी चोट आई थी और इस वजह से उसकी ये हालत हो गई थी। ये सुनने के बाद कियारा मन में बोलती है, इसका मतलब सच में मिहिका बीमार है और मैं सोचती रही कि ये सब उसका नाटक है। ये मैंने क्या कर दिया? और ऐसे ही अगली सुबह जयंती मिहिका को पागल खाने के लिए जोर से खींचती हुई लाती है, तो मिहिका का हाथ छुड़वाते हुए कियारा बोलती है, माँ जी, मिहिक कहीं नहीं जाएगी। आप लोगों ने कल जो भी देखा वो सब कुछ मेरा बनाया प्लान था, ताकि मुझे इसकी देखभाल से छुटकारा मिल सके। इसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ और वादा करती हूँ कि अब से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्या तुम्हें क्या लगता है ये सब सुनकर हम तुम पर भरोसा कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि हमें बहू को अपनी गलती सुधारने का एक मौका देना चाहिए। इतना कहकर दोनों कियारा को माफ कर देते हैं और कियारा भी मिहिका का पूरे मन से ध्यान रखती है। अवनी एक बहुत ही परफेक्ट फिगर वाली लड़की थी। शहर का हर लड़का अवनी पर अपनी जान छिड़कता था। उसके आगे पीछे लड़के लट्टू की तरह घूमा करते थे, तो वहीं लड़कियां उसकी ब्यूटी और फिगर देखकर उससे जलती थी। वो जहाँ भी जाती लोग उसे देखते और बस देखते ही रह जाते थे। वो अपनी माँ मीना और पिता सेठ किशोर नाथ के साथ रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन कॉलेज में, भाई दिसंबर के महीने में आग बरस रही है, आग। हे बॉयज, क्या हुआ? अवनी को देखकर अपने होश खो बैठे? होश तो अब आता ही नहीं जब से तुमको देखा है अवनी जी। लाइए ना आपका पर्स, मैं उठा लेता हूँ। आपके नाजुक हाथों में दर्द हो जाएगा। ओह सो स्वीट। आज तुम सारा दिन मेरा पर्स उठाकर मेरे पीछे पीछे घूमना। वो खुद को और अच्छा दिखाने के लिए सुबह शाम जिम जाती, वहाँ खूब पसीना बहाती और एक बैलेंस डाइट फॉलो करती थी। ऐसे ही एक दिन कॉलेज में रोज डे होता है। सभी लड़के हाथों में गुलाब लिए अवनी के पास भीड़ लगाकर खड़े होते हैं। पास ही खड़ा विनय नाम का लड़का ये सब कुछ देख रहा होता है और मुस्कुराता है। अवनी उसे देखकर उसके पास जाती है और बोलती है, हे यू, कॉलेज के सारे लड़के हाथों में रोज लिए मेरे पीछे पड़े हैं और तुम खाली हाथ आ गए। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? जी बाकी सब तो पागल हैं, पर मैं नहीं। ओह, तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि तुम सबसे अलग हो? अरे कहना क्या है, मैं तो हूँ ही। जितना टाइम ये लोग आपके पीछे खराब कर रहे हैं, अगर पढ़ाई में लगाए ना तो टॉपर बन जाए सबके सब। हाँ, ये सारे मेरे दीवाने हैं, जान लुटाते हैं अपनी मुझ पर।
इतना कहकर अवनी वहाँ से जाती है। तभी अचानक उसकी सैंडल की हील टूट जाती है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है। सब लोग ये देखकर हंसने लगते हैं। अरे क्या हुआ, कहाँ गए तुम्हारे दीवाने? कोई आया नहीं? चलो उठ जाओ। नो थैंक्स, मैं खुद उठ जाऊंगी, जाओ यहाँ से। ठीक है। अवनी उठने की बहुत कोशिश करती है पर उठ नहीं पाती क्योंकि उसके पैर में मोच आ जाती है। विनय उसे अपनी बाहों में उठाकर क्लासरूम ले जाता है। थैंक यू। वैसे अपना नाम तो बताते जाओ। क्या करोगी जान के? अवनी को विनय बाकी लड़कों से अलग और दिलचस्प लगता है। वो रोज किसी न किसी बहाने से उससे बात करती है। दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। अवनी विनय को प्यार करने लगती है। ऐसे ही एक दिन वो विनय को मिलने पार्क में बुलाती है। क्या हुआ अवनी, तुमने यहाँ अचानक बुला लिया मुझे? सब ठीक तो है ना? हाँ बाबा, सब ठीक है। बस मुझे तुमसे कुछ कहना था। कहो, क्या बात है? आई लव यू सो मच विनय। विल यू मैरी मी? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? नहीं, तुम्हारे पापा से। पगले हो क्या? अब जल्दी से हाँ बोल दो ना यार। आई लव यू टू अवनी। दोनों एक दूसरे को प्यार से गले लगा लेते हैं और थोड़े ही दिन बाद कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। शादी के बाद जब विनय अवनी को अपने घर लेके जाता है, उसकी माँ विमला अपनी बहू का फिगर देखकर बोलती है, अरे बेटा, ये कैसी बहू ले आया, एकदम पतली। हाँ, क्या मजाक कर रही हैं आप? पतली नहीं है, फिगर मेंटेन है इसका। अरे काहे का मेंटेन फिगर? इसे देखकर तो ऐसा लगता है मैंने एक फूंक मारा तो मक्खी की तरह भिनभिनाती हुई उड़ जाएगी। देखिए माँ जी प्लीज, आपको क्या पता कि फिगर बनाने में कितनी मेहनत लगती है। हाँ, बहुत मेहनत लगती है। खैर जाने दो। वक्त बीतता जाता है। विमला को अपनी बहू का मॉडल और सेक्सी रूप बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। शादी के बाद भी वो जहाँ जाती सब उसे घूर घूर कर देखते और बातें बनाते। ये सब होता देख विमला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। 2 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन, अरे बहू, 2 साल हो गए तेरी शादी को, अब तक बच्चा नहीं हुआ है। तुझसे बाद में शादी हुई थी विक्की की, उसकी बहू को जुड़वा बच्चे हुए हैं और तू तो मुझे पोते पोती की शकल भी नहीं दिखा रही। हे भगवान, कहीं मैं ऐसे ही ना चली जाऊं। माँ जी, आपके चाहने ना चाहने से क्या होता है? मैं तो नहीं चाहती ना, मेरा फिगर खराब हो जाएगा। अरे माँ बनना हर औरत के लिए फक्र की बात होती है। पता नहीं तेरे दिमाग में कौन सा भूसा भरा है। ऑफ कोर्स, मुझे मेरे फिगर से ज्यादा प्यारा कुछ नहीं है, और बच्चा ही चाहिए ना तो किसी अनाथ आश्रम से ले आते हैं। पता नहीं कैसी गंवार सी औरत है ये, फाड़ में जाए ऐसी पढ़ाई जिसने इसको औरत होने का। हाँ, मैं क्या ही बोलूं। अपनी सास विमला की कही बातों को इग्नोर कर वो शॉपिंग के लिए एक मॉल चली जाती है, जहाँ पर मौजूद कुछ मनचले लड़के उसे देख तरह तरह के कमेंट करने लगते हैं। हाय मैडम, कत्ल करे तेरा बॉम फिगर। उफ, बेबी मरवा के मन ये देखना, ये तो देख भी नहीं रही है। रुक, अभी देखेगी। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आइटम देख के सीटी मार। उन लड़कों की ऐसी बदतमीजी देख अवनी को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो उन्हें एक जोरदार तमाचा लगाते हुए बोलती है, आइटम किसे बोला? हाँ, बजाऊं तेरे कान के नीचे अभी सीटियाँ। आया बड़ा गुंडा बनेगा ये। अवनी के ऐसे प्रचंड रूप को देखते ही वो मनचले लड़के वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं और इन सब की वजह से अवनी का मन उदास हो जाता है और वो बिना शॉपिंग किए ही घर लौट आती है। वहीं उसकी सास उसे ऐसा देख ताने देना शुरू कर देती है। ये हड्डियों के ढांचे वाली बहू मुझे कभी पोते पोती का सुख नहीं देगी, बस यहाँ से वहाँ मटकती ही रहती है। मम्मी जी,
आपका मुंह नहीं दुखता क्या? पता नहीं क्या अनाप शनाप बोले ही जा रही हैं तब से। दोनों सास बहुओं में जमकर बहसबाजी होती है। तभी अचानक अवनी को चक्कर आ जाते हैं। उसकी सास उसे संभालती है और तुरंत डॉक्टर को फोन करती है। डॉक्टर अवनी का ट्रीटमेंट करती है और बताती है, जी आपकी बहू प्रेग्नेंट है। मैं तो आज बहुत खुश हूँ, तुमने मेरी सुन ली। अरे ये लीजिए डॉक्टर साहिबा। आहा। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, प्लीज आप इनका खास ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा वीकनेस है इनमें। अवनी की प्रेगनेंसी की ये खबर उसके पूरे परिवार में खुशी की लहर ले आती है। पूरा परिवार अवनी को पलकों पर बिठा कर रखने लगता है। सबका इतना प्यार और दुलार पाकर वो फूली नहीं समाती और समझ जाती है परफेक्ट फिगर से ज्यादा अच्छा परफेक्ट पॉजिटिव व्यक्तित्व है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी परफेक्ट फिगर के जुनून से पॉजिटिव व्यक्तित्व की ओर कदम रखने वाली ये बहू? क्या आपके आसपास भी ऐसी बहुएं हैं? अगर हाँ, तो प्लीज हमें कमेंट करिए ना। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।